नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय। भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश पोस्टमार्टम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन तमाम ऐसे मुद्दों की जो पिछले कुछ दिनों में घटित हुई है और इन मुद्दों को हम उठाएंगे और अपने द्वारा बनाए गए एक खास पैमाने से इन खबरों की जांच करेंगे और इन खबरों का करेंगे पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आपको पता चलेगी तमाम सच्चाइयाँ। दोस्तों, आज इस पोस्टमार्टम में हम संबित पात्रा के 5 ऐसे झूठों का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने लॉकडाउन के समय बोला है। दोस्तों, इन तमाम झूठों का हम अपने द्वारा बनाए गए एक विशेष पैमाने से इनकी जांच करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि वो पैमाने क्या हैं। सबसे पहला, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश। तीसरा, किसी एक वर्ग के खिलाफ अमानवीयता को बढ़ावा देना। और चौथा, राजनीतिक लाभ के लिए बोला जाने वाला वाहियात झूठ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि संबित पात्रा के जो झूठ हैं वो इन चारों पैमाने में से किसी भी पैमाने पर खरे उतरे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अपना विश्लेषण आप हमें जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं संबित पात्रा का 5वां सबसे बड़ा झूठ से। दोस्तों, संबित पात्रा ने कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक ट्वीट किया और राहुल गांधी के एक वीडियो के साथ उन्होंने क्या लिखा वो जानते हैं। उन्होंने कहा, पीछे से आलू आगे से सोना और अब जो रेड है वो ग्रीन है और जो ग्रीन है वो रेड है, ये क्या है। ये ट्वीट करने के बाद संबित पात्रा ने एक वीडियो भी राहुल गांधी का पोस्ट किया था। तो आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। दोस्तों, संबित पात्रा के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद कांग्रेस ने भी इस झूठ का पर्दाफाश किया और कांग्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो जान लेते हैं। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास। तो दोस्तों, आइए अब करते हैं इस झूठ का पोस्टमार्टम। ट्वीट से ये नहीं लगता कि यहाँ कहीं भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई है। यहाँ किसी को भी ना टारगेट किया गया है ना हिंसा की बात कही गई है। तो यहाँ पहले पैमाने पर ये ट्वीट खरा नहीं उतर रहा है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश। दोस्तों, इस ट्वीट से अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है। तो दूसरे पैमाने पर भी ये ट्वीट खरा नहीं उतर रहा है। तीसरा, किसी एक वर्ग के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश या अमानवीयता को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस ट्वीट में ना ही किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है और ना ही कोई हिंसा भड़काने की बात की गई है और ना ही कोई अमानवीय बात भी इसमें लिखी है। तो तीसरे पैमाने पर भी ये ट्वीट खरा नहीं उतरता है। चौथा, राजनीतिक लाभ के लिए बोला जाने वाला वाहियात झूठ। दोस्तों, हमें और आपको पता है कि बीजेपी की विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के एक लीडर के बारे में उसको बदनाम करने की एक कोशिश कहीं ना कहीं चौथे पैमाने पर इस ट्वीट को खरा उतारती है। राजनीतिक लाभ के लिए एक बड़े लीडर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, ये चौथे पैमाने पर ये ट्वीट खरा उतरता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा विश्लेषण गलत है या आप इसमें कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, आइए एक पावदान और ऊपर चलते हैं। संबित पात्रा के चौथे सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें रामायण का एक सीन नजर आ रहा था और स्वर्गीय श्री रामानंद स्वामी के पुत्र श्री मोती सागर कुछ कहते नजर आ रहे थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि संबित पात्रा ने इस ट्वीट में क्या और क्यों कहा। संबित पात्रा ने लिखा कि रामानंद जी के सुपुत्र श्री मोती सागर को सुनिए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि रामायण टीवी पर नहीं चल सकता। मित्रों, जरा सोचिए कितनी घृणा है कांग्रेसियों को श्री राम और हिंदुओं के प्रति। दोस्तों, संबित पात्रा ने जो ये ट्वीट किया था उसका साथ उन्होंने जो वीडियो डाला था, आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं। उस वक्त हमें इस शो का दूरदर्शन ने 9 लाख रुपया दिया था
कांग्रेस पार्टी थी उस वक्त, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही ये सीरियल आया। तो बिगिनिंग में तो मतलब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम रिलीजियस प्रोग्राम नहीं चला सकते। उसकी वाइफ ने क्या, खबरदार अगर ये सीरियल नहीं चलाया तो जैसे कि रामायण को तुम रिफ्यूज कर रहे हो। एक तो दोस्तों इस वीडियो से ये तो समझ में आता है कि संबित पात्रा ये प्रूफ करना चाहते थे, ये इंगित करना चाहते थे कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामायण टीवी पर टेलीकास्ट हो, रामायण का प्रसारण किया जाए। तो दोस्तों आइए सच्चाई क्या है, तो चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक अखबार का कटिंग दिख रहा होगा, इसमें लिखा है निर्देशक रामानंद सागर के खास मित्र रहे बीबीसी बताते हैं कि रामायण बनाने की पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। फिर राजीव गांधी का फोन सुनकर सागर साहब ने हमसे कहा कि प्रधानमंत्री नई पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ने के लिए रामायण को टीवी शो के रूप में बनाना चाहते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इसके बाद हमें मिला है मुहूर्त के समय की एक फोटो, जब रामायण का मुहूर्त हो रहा था उसकी एक फोटो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इस तस्वीर में सीता का रोल प्ले करने वाली दीपिका, उसके बगल में राजीव गांधी हैं और उनके बगल में स्वर्गीय श्री रामानंद सागर जी हैं और उनके बगल में राम जी का रोल प्ले करने वाले अरुण गोविल हैं। तो दोस्तों आप देखिए, इसके अलावा हमें एक वीडियो भी मिला है जो मुहूर्त के समय का है, तो आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं। रामायण तो है अमर काव्य, जो भी इससे जुड़ जाएगा वह हो जाएगा अमर, स्थान श्री राम चरण में पाएगा। रामायण तो है अमर काव्य, जो भी इससे जुड़ जाएगा वह हो जाएगा अमर, स्थान श्री राम चरण में पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे राजीव गांधी को श्री रामानंद स्वामी जो है वो कैसेट दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये संबित पात्रा ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था यानी कि ट्विटर पर, उसका पूरा वीडियो हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां जाकर वीडियो की सच्चाई को प्रमाणित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम करते हैं इस खबर का पोस्टमार्टम, कितनी है सच्चाई। तो दोस्तों आइए सबसे पहले पैमाने पर देखा जाए। सबसे पहले पैमाना आता है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। इस ट्वीट से किसी सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश नहीं की गई है, कोई हिंसा की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पहले पैमाने पर ये ट्वीट खरा नहीं उतरता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय छवि को, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश। इस ट्वीट से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कोई क्षति नहीं पहुंची है और ना ही कोशिश की गई है। तो दूसरे पैमाने पर भी ये ट्वीट खरा नहीं उतरता है। किसी एक वर्ग के खिलाफ अमानवीय कृत्य को भड़काना या बढ़ावा देना, इस ट्वीट में ये भी नजर नहीं आ रहा है। ना ही किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश की गई है और ना ही किसी हिंसा और अत्याचार की बात की गई है, अमानवीय कृत्य की बात की गई है। तो यहाँ पर ये तीसरे पावदान और तीसरे पैमाने पर भी ये ट्वीट खरा नहीं उतरता है। चौथा, राजनीतिक लाभ पाने के लिए वाहियात बयान। दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि बीजेपी की सबसे अगेंस्ट पार्टी जो है वो कांग्रेस है और कांग्रेस के एक लीडर के खिलाफ जो है वो ऐसा कहना इसलिए ताकि किसी एक वर्ग विशेष के नज़र में कांग्रेस को बुरा बनाया जा सके और अपने आप को अच्छा दिखाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चौथे पावदान पर आकर ये ट्वीट खारा उतर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि राजनीतिक लाभ पाने के लिए ये झूठ बोला गया है। तो दोस्तों आइए एक स्टेप और ऊपर चलते हैं और संबित पात्रा के तीसरे सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं। कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक फोटो नजर आ रहा था और उसमें संबित पात्रा ने क्या कहा आइए जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में जान मोहम्मद और उनके लोगों ने आशा वर्कर्स जो कोरोना वायरस का डाटा एकत्रित कर रही थी उन पर बेरहमी से मारा है। पूरे मोहल्ले में ये बात फैलाई गई थी कि सरकार एनआरसी के लिए डाटा एकत्रित कर रही है। पुलिस जान मोहम्मद और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। जब ये ट्वीट वायरल हुआ और पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने कैसे इनके झूठ का पर्दाफाश किया वो जान लेते हैं। पुलिस ने क्या लिखा ये जान लेते हैं। पुलिस ने कहा, सर नमस्कार, श्रीमान आप जिस आशा वर्कर्स की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह फरीदाबाद का नहीं है।
तो दोस्तों देखा आपने संबित पात्रा के झूठ का भंडाफोड़ कैसे पुलिस ने किया। तो आइए अब जानते हैं इस झूठ का पोस्टमार्टम। तो दोस्तों सबसे पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। तो दोस्तों इस ट्वीट से सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की गई है, किसी एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया गया है, झूठ बोला गया है, संप्रदाय विशेष के खिलाफ तनाव बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये ट्वीट पहले पैमाने पर खरा उतरता है। दूसरा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश। दोस्तों हालांकि जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमला हो ही रहा है, आए दिन ये खबरें आ ही रही हैं, ये बेहद चिंता के विषय है, बेहद शर्मनाक बात है और इससे अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी खराब हो ही रही है। लेकिन इस ट्वीट से अंतर्राष्ट्रीय छवि का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए दूसरे पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा है। तीसरा, किसी एक वर्ग के खिलाफ अमानवीय कृत्य को बढ़ावा देना। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्वीट जो है वो कहीं ना कहीं खरा उतरता नजर आ रहा है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ, एक वर्ग विशेष के खिलाफ झूठ बोलकर एक समाज में उनके प्रति घृणा बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको गलत दिखाने के लिए, अमानवीय उनके कृत्य को दर्शाने के लिए जो है ये ट्वीट यहाँ पर खरा उतरता है। अब बात करते हैं राजनीतिक लाभ के लिए झूठ बोला जाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये ट्वीट जो है वो खरा उतरता है, क्योंकि हमें और आपको पता है कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाली एक विशेष वर्ग के ही लोग हैं और इन वर्गों को खुश रखने के लिए ये झूठ बोला गया है, एक संप्रदाय को खराब दिखाकर उस वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए बोला जाने वाला ये बेबुनियाद, बेफजूल ट्वीट था और यहाँ पर ये जो है ये चौथे पैमाने पर भी खरा उतरता है। तो दोस्तों आइए एक पावदान और ऊपर चलते हैं और संबित पात्रा के दूसरे सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं। दोस्तों ये लॉकडाउन उन श्रमिकों के, उन मजदूरों के ऊपर कहर बनकर उमड़ा है जो अपने गांव, अपने क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर रोटी कमाने के लिए गए हुए थे। ये मजदूर अब सैकड़ों किलोमीटर पैदल नंगे पांव भूखे चलने को मजबूर हैं। सर यही चाहते हैं कि हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचाने, इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग। यही अंगूठा दबता है। कह रहे थे भाजपा सरकार बड़ी नीक है, कुछ नहीं नीक है, सब मतलबी है, स्वार्थी है। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये सबसे बड़ा पलायन माना जा सकता है। हालांकि सरकार अब संवेदनशील नजर आ रही है और श्रमिकों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आज तक पर संबित पात्रा ने क्या कहा जो झूठ है, चलते हैं वीडियो देखते हैं। के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए दोनों, जिस राज्य से निकल रहे हैं और जिस राज्य में पहुंच रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी कैसा होगा? पॉइंट नंबर 5, इसके लिए जो रेलवे जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली उसमें एक पेमेंट स्ट्रक्चर रखा गया कि 85% फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 85% केंद्र सरकार देगी। ये 85% कैसे बना ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। ये एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। पॉइंट नंबर 6, किसी भी रेलवे स्टेशन में कोई भी काउंटर टिकट बेचने का नहीं खोला गया है। टिकट जो है प्रत्येक ट्रेन 1200 टिकट केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार तय करती है कौन से वो श्रमिक है जिनको भेजना चाहिए प्रायोरिटी। दोस्तों इस वीडियो में संबित पात्रा ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि श्रमिकों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हालांकि कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मजदूर टिकट दिखा कर ये कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा पैसा देकर आ रहे हैं। अच्छा आपसे ट्रेन में आने के लिए भाड़ा लिया गया क्या? हाँ 910 रुपया। 910 रुपया। 910 रुपया लिया गया? हाँ सर। देखिए जो लोग आ रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा भाड़ा लिया गया क्या आपसे? 910 रुपया लिया है सर। लिया है। देखिए इन सभी का ये कहना है कि पैसे इनसे लिए गए हैं केरला से लाने के लिए। अच्छा पैसा लिया गया आपसे? हाँ, कितना? 910 टिकट लिया दिया है? हाँ ये टिकट। आप पैसा आप दिए हैं? आप हम दिए। पैसा आप ही दिए हैं? हाँ। देखिए भाई अपना 900 रुपया लिया गया। 910 रुपया। 910 रुपया
रुपया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं, सुपौल डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, किसी से 900 रुपया कहाँ से लाए? किसी से उधार लिए हैं। देखिए इस तो यहाँ पर ये तो साफ होता है कि संबित पात्रा ने झूठ बोला है। तो दोस्तों आइए अब इस झूठ का करते हैं पोस्टमार्टम। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। इस वीडियो से, उनके स्क्रिप्ट से सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोई कोशिश नहीं की गई है, ना ही किसी संप्रदाय विशेष के सामने को लेकर बुरा भला बोला गया है और ना ही किसी संप्रदाय विशेष को टारगेट किया गया है। तो पहले पैमाने पर ये पूरी घटना खरी नहीं उतरती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति पहुंचाने की कोशिश। इस पूरी घटना से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षति जरूर पहुंची है, क्योंकि भारत सरकार अपने मजदूरों के खर्चे को नहीं उठा पा रही है। इस पलायन पर जितनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति और उसकी छवि को धूमिल जरूर कर रही हैं, लेकिन उनके इस ट्वीट से जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भी ये पूरी घटना दूसरे पावदान पर खरी नहीं नजर आती है। किसी एक वर्ग के खिलाफ अमानवीय कृत्य को बढ़ावा देना, यहाँ पर ये पूरी घटना कहीं ना कहीं सटीक महसूस होती है, क्योंकि संबित पात्रा की ये जो घटना है, ये जो बयान है, वो उन सारे मजदूरों के लिए संवेदनहीन और अमानवीय है जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और उनको लेकर ऐसी बात संबित पात्रा कह रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे पावदान पर ये सारी घटना खरी उतरती है। इसके बाद बात करते हैं चौथी, राजनीतिक लाभ के लिए बोला जाने वाला बेफिजूल बेबुनियाद बयान। दोस्तों यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जब श्रमिकों के पलायन की बात आती है, जब श्रमिक खुद अपने आप को लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने लगते हैं, तो यहाँ पर अपनी छवि को साफ करने के लिए संबित पात्रा ने झूठ बोला और ये कहा कि वो खर्चा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर चौथे पैमाने पर भी ये घटना खरी उतरती है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि ये विश्लेषण गलत हो रहे हैं तो आप कमेंट करके अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए संबित पात्रा के सबसे बड़े और सबसे पहले झूठ पर पहुंचने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर ऑल वाले को प्रेस करें, ताकि जब हम ऐसी पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट लेकर आए तब आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने क्या लिखा ये जानते हैं। उन्होंने लिखा कि अरे जरा इन बाबा के भी कारनामे देखें, ये बेचारे बाबा सिर्फ बोतल में पेशाब कर उसे केले के ऊपर छिड़क रहे हैं, फिर भी पुलिस बड़े अदब से पेश आ रही है। कोई जरा आरती की थाली लाना, बाबा की आरती करनी है, क्योंकि अन्यथा बोलो तो ये इस्लामोफोबिया की कंप्लेन करेंगे गल्फ में। संबित पात्रा ने ये ट्वीट किया। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। तो आइए वीडियो देखें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में एक शख्स जो अधमरा सा कुपोषित सा शख्स, जिसकी जिंदगी अब खत्म सी हो गई है या कुछ चंद महीनों की बची हुई है, बूढ़ा सा शख्स सफेद सफेद दाढ़ी, मास्क लगाए हुए गिड़गिड़ा रहा है, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है, अपील कर रहा है, माफी मांग रहा है, लेकिन वीडियो बनाने वाला शख्स डराते धमकाते नजर आ रहा है। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं। नहीं ऐसे कैसे गलती हो गई? दिमाग सही नहीं होता। नहीं ऐसे कैसे दिमाग सही नहीं होता मेरा। ये पेशाब करके बोतल बेकार वाली बात मत करो तुम। आगे जाओ, थोड़ा आगे, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो जाओ आके। ये क्या कर रहे थे? ये बोतल में टॉयलेट करा इन्होंने और केलों पे छिड़क रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे बस बस यहीं रहो, यहीं इतना ही। रुक जाओ। तो तुमने ये काम करा क्यों गलत? क्यों गलती क्यों हो गई? जाना मत कहीं, यहीं खड़े हो जाओ, जाना मत, वरना डंडा पड़ेगा, खड़े हो जाओ यहीं, जाना मत। रुको, यहाँ इधर आओ। ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, खड़े रहो, खड़े रहो। तुम्हारे चक्कर में औरों को दिक्कत हो जाएगी, खड़े हो जाओ। आपके चक्कर में औरों की दिक्कत हो जाएगी, घर जाओगे आप, औरों को प्रॉब्लम हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी, नाश हो जाएगा बिजनौर का। रुक जाओ,
जाओ जाओ कहीं, कुछ नहीं होने का तुम्हारे साथ, कोई अत्याचार नहीं होने का, खड़े रहो। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ ना, आराम से खड़े रहो। नहीं खड़े रहना, यहीं खड़े रहो, यहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें कुछ लगा रहेगा। इस बुजुर्ग मुसलमान आदमी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये शख्स पेशाब करके पेशाब को केले पर छिड़क रहा है। लेकिन एक वीडियो जो फिर से सामने आया है वो है न्यूज डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ग्रुप का। इसमें एक वीडियो पोस्ट हुआ है जो इसी बुजुर्ग का है। जानते हैं इस वीडियो में क्या कहा गया है। वालिद का नाम? कहाँ के रहने वाले हो? सिरकोट का रहने वाला हूँ। कौन सा मोहल्ला है सिरकोट में? भटियारी सराय। यहाँ बिजनौर में कहाँ रहते हो? मोहल्ले में रहता हूँ। बड़वान मोहल्ले में। कब से रह रहे हो? 6 साल हो गए जी। अच्छा, कितनी उम्र है? 70 साल। क्या करते हो? अहमद। काम क्या करते हो? काम ये फटका मूंगफली बेचता था, तो दाल मूंगफली 2-4 पैसे कमा के केले बेचता था। अच्छा, केले बेच रहे। कल की क्या घटना है? घटना यह है, मैं पेशाब का हाथ इस तरह सुखा के हाथ धोने के बाद में चल पड़ा। मुझे वहाँ पर 12 आदमी ने घेर लिया और आदमी इकट्ठा हुआ और आदमी इकट्ठा कर शोर मचाई। मुझे हमारे क्षेत्र में मुझे गड्ढे को होने लग गई। इसके साथ साथ हमें एक FIR की कॉपी भी हाथ लगी है, जिस FIR में ये साफ हुआ है कि ये बुजुर्ग दरअसल पेशाब नहीं छिड़क रहा था। ये बुजुर्ग सड़क के किनारे पेशाब करने के बाद एक छोटी सी बोतल से उस हाथ को धोता है, फिर उसी गंदी दूषित बोतल से पानी केले पर छिड़कने लगता है। FIR में ये लाइन दर्ज की गई है। इसके अलावा हमें एक व्हाट्सएप चैट भी हाथ लगा है जिसमें LN मिश्रा SP सिटी बिजनौर में उन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज़ है जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है। हमारी सर्विस लाइन टीम इसे सत्यापित कर चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज दिया है जो FIR में लिखी बात की पुष्टि करता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे संबित पात्र ने बिना जांचे परखे एक झूठा बयान लोगों के बीच में परोस दिया। तो दोस्तों, आइए चलिए अब इस झूठ का करते हैं पोस्टमार्टम। सबसे पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश। इस पोस्ट से बिल्कुल सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई और सांप्रदायिक तनाव बढ़ा भी। अब शख्स आसपास के दुकानदारों से उनकी जाति, उनका धर्म पूछने लगे और आधार कार्ड भी देखकर फिर उनसे सब्जियां खरीदने लगे। अगर कोई शख्स मुस्लिम होता था तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। क्या नाम है तेरा? नाम? अरे नाम क्या है तेरा? कहाँ रहता है? कार्ड लेके आइए गली के अंदर। आइयो मत यहाँ पे, बता रहे बेटा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे बहुत तगड़े। कोई आधार कार्ड लेके आना है। चलो भाई चल, तू भी ओए बाहर ले, तू भी ID कार्ड लेके आइयो, ID कार्ड। चल चलो चलो। ये देख रहे हो भाई साहब, अभी एक को पकड़ा था, उनने नाम बताया हमारे को अपना मिश्रा, और था वो मोहम्मद इमरान, उसको भी मार के भगाया भी हमने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, तो थोड़ा सा आप लोग देख लो इस बात को, ठीक है जी। इसके अलावा मारपीट की भी खबरें आने लगी। जो मुस्लिम शख्स सब्जी बेचता है उसके साथ मारपीट की जाने लगी। तो इनके इस ट्वीट की वजह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, बेशक बढ़ा। तो यहाँ पर पहले पावदान पर ये ट्वीट खरा उतरता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल हुई है, क्योंकि हमारे देश में माइनॉरिटी के साथ अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में बिना जांचे परखे कोई भी वीडियो जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है, एक अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए शख्स के द्वारा बिना जांचे परखे जब ये पोस्ट किया जाता है तो ये सांप्रदायिक तनाव को और भड़काता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी और बिगड़ती है जो पहले से बिगड़ी हुई है। किसी एक वर्ग के साथ अमानवीय कृत्य को बढ़ावा देना बिल्कुल इसमें भी हुआ है, क्योंकि हम मुस्लिम लोगों के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। बार बार कई जगहों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। जो फेरी वाले सब्जी बेचने जा रहे हैं उनका आधार कार्ड देखकर उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें भगाया जा रहा है। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद सालिम। बहन की चूत तेरी मोहम्मद की।
दे बहन चौध रोज टीवी देख रहा बहुत ठीक है रोज टीवी देख रहा आ गया तुम्हारा चल लेकर अंदर अब बिना आईडी के मत आना बिल्कुल मैं सब्जी बेची है तू चल तुमने तो बैठने के लो याद बचा दिया तुमने चल बैठने की चुप तेरी दोबारा बगैर आईडी का दिक्कत देख लिया तू ये सब कुछ हो रहा है इसलिए तीसरे पावदान पर भी ये ट्वीट खरा उतरता है। दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि चौथे पावदान पर भी ये ट्वीट खरा उतरता है क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं कट्टर हिंदू लोग हैं और इन्हीं को खुश करने के लिए ये ट्वीट किया गया है। किसी एक संप्रदाय को नीचा दिखाकर उनकी बदनामी करने की कोशिश अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए की गई है, इसीलिए चौथे पावदान पर भी ये ट्वीट बिल्कुल खरा उतरता है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हमारे विश्लेषण गलत हैं या आपको लगता है कि ये ट्वीट किसी और पैमाने पर खरा उतर रहा है तो आप ट्वीट कर या आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आखिर वो कौन से पैमाने आपको सही लग रहे हैं। दोस्तों हमारी राजनीति इतनी गिर गई है कि गद्दी के लालच में ये राजनेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भले ही जनता एक दूसरे को मारने काटने पर क्यों ना उतारू हो जाए, लेकिन ये अपनी राजनीतिक सत्ता में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आएंगे। ऐसे राजनेताओं से हमें दूर रहना चाहिए और इनकी सच्चाई हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों का शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि सच्चाई क्या है। आज पोस्टमार्टम करेंगे गोदी मीडिया के उन 5 खबरों की जिसमें झलकती है पाकिस्तानी भक्ति। पत्रिका और आपका नाम है रूबिका। देखिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए मैंने अभी बैठे बैठे आपको बता दिया पत्रिका और रूबिका। देख रहे हैं आप, ये है मेरी बातों की सच्चाई। तो मैंने कहा ये नाम तो मैंने इतना अच्छा नाम किसी। अगर आप इस पोस्टमार्टम को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।